पिछले एपिसोड में गुरुदेव ने बताया, यह यात्रा मेरे लिए एकदम नई थी। मैं पहाड़ी पर चढ़ता गया, रात को एक झाड़ के नीचे सो गया। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से नींद खुली। आखिरी फल खा लिया था, अब जंगल से ही कुछ ढूंढना था। चलते चलते मैं निर्विचार स्थिति में आ गया, बस यंत्रवत आगे बढ़ता रहा। जब बादल मुझ पर बरसे तो लगा जैसे यह गुरुदेव की कृपा हो और पहाड़ स्वयं गुरुदेव का स्वरूप हो। पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ धुआं दिख रहा था, जैसे जीवन के बाद सिर्फ कर्म बचते हैं। गुरुदेव के शब्द मन में गूंजते रहे, तेरे पैर के नाखून के बराबर भी मेरी औकात नहीं है। और मैं भीतर की यात्रा पर निकल गया। चलते चलते समझा, जीवन की चढ़ाई ढलान ही समय का खेल है। अच्छे और बुरे पल मनुष्य की सोच है। पल तो बस पल हैं, न अच्छे न बुरे, बस हम उन्हें जैसा माने वैसा बन जाते हैं। अब आगे। अब आवश्यक है मनुष्य इस पल के ऊपर रहे, आत्मिक स्तर पर रहे और प्रत्येक पल का अलग रहकर निरीक्षण करे, तो उसे पता लगेगा कि कोई पल न तो अच्छा है और न खराब है। सब पल समान हैं। जीवन भी पल के समान है। वह न तो अच्छा होता है और न खराब होता है, वह तो बस बीतता है। इसीलिए किसी का जीवन पूरा अच्छा या पूरा बुरा नहीं होता है। जीवन में सदैव अच्छा व बुरा जुड़ा होता है। कुछ अधिक रहता है, कुछ कम रहता है। और जो कमी जीवन में जब पूरी होती है, तब वह जो अधिक था उसकी कीमत देकर ही वह कमी पूरी होती है। यानी यूं कहें कि प्लस और माइनस दोनों ही सदैव होते हैं। जो आज माइनस है वह कल प्लस हो जाएगा, लेकिन जो आज प्लस है वह माइनस हो जाएगा। यानी हम आज भी पूर्ण प्लस नहीं हैं और कल भी प्लस नहीं होंगे। परिस्थितियां सदैव एक जैसी ही रहेंगी। इसके लिए इन परिस्थितियों से ऊपर मनुष्य को उठना होगा। और मैं एक आत्मा हूं, यह भाव जितने समय रहेगा उतने समय ही मनुष्य इन सबसे बचा रहेगा। सब पलों का जीवन में निरीक्षण करो। अच्छे पल हैं, निरीक्षण करो। बुरे पल हैं, निरीक्षण करो। किसी पल से चिपको मत। यह सुनहरा पल है, यह दुख का पल है। आप उस पल को अच्छा या बुरा परिभाषित मत करो, बस आगे बढ़ो। और मैं भी पहाड़ी पर काफी आगे बढ़ गया था। इस पहाड़ ने मुझे मनुष्य के जीवन का रहस्य समझाया था। मैंने अपने आप का भी निरीक्षण करने का फैसला किया। गुरुदेव कह रहे हैं कि शक्तियां हैं और मैंने प्राप्त नहीं की है, यह मुझे मालूम है। यानी ये किसी और की धरोहर है। मैं केवल एक हमाल हूं जो उन शक्तियों को ढो रहा हूं। और सामने की पहाड़ी पर एक जगह काफी प्रकाश दिख रहा था। क्या था क्या मालूम, लेकिन मेरे अंदर उस प्रकाश से प्रकाश आ गया और याद आया कि शिव बाबा ने कहा था, मैं मेरी सारी शक्तियां तुझे सौंप रहा हूं। मैंने मेरा सर्वस्व तुझे सौंप दिया है। उन्होंने क्या सौंपा वह तब तो नहीं समझा, पर गुरुदेव के वाक्य से शिव बाबा की कही गई बात समझ में आ गई। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मैं किसी भारी क्रियाकलाप का सूत्रधार बनाया गया हूं और भविष्य में कुछ होने वाला है। क्या होगा वह मालूम नहीं। मैंने भी भविष्य में न झांकने का फैसला किया। जो होगा दिखेगा ही। चलो अभी आज का ही पल जिए। रोज सुबह होती थी और शाम होती थी, पर मेरी यात्रा थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब में आशा की किरण एक ही थी, गुरुदेव ने दिखाई हुई नदी, जो एक रेखा जैसी देखी थी, पर अब उसका पानी में चमक रहा था। यानी मैं उस नदी के किनारे तक जा रहा था। नदी अब काफी करीब लग रही थी। पहाड़ी इलाकों में दूरी का अंतर ज्यादा नहीं होता है, पर पहाड़ चढ़ना और पहाड़ उतरना, इसमें ही अधिक समय व्यतीत होता रहता है। यानी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक पहुंचने में 2-3 दिन लग जाते हैं, जबकि दिखने में पहाड़ी सामने ही दिखती रहती है। सामने दिखने वाली पहाड़ी पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है। रास्ते में बड़े बड़े घने जंगल थे, जिन्हें पार करने में दिशाभ्रम होने का खतरा सदैव बना रहता था। जंगल पार करते समय अगर सामने वाली पहाड़ी की ओर ही गए तो ठीक है, नहीं तो कोई गलत दिशा में जा सकता था। फर एक वनस्पति के जंगल थे। शहर में जो फर का पौधा बड़े अच्छे से सजाकर रखा जाता है, वह यहां पर जंगल की तरह फैला पड़ा था। उसे काटकर रास्ता बनाना पड़ता था। केले के बड़े बड़े जंगल थे। जो मसालों में तेज पत्ते इस्तेमाल होता है, उसके बहुत जंगल थे।
यहाँ के आदिवासी अपने घरों में तेज पत्ते का एक गट्टा रसोई घर में लटका कर रखते थे। जब किसी व्यंजन में तेज पत्ता डालना हो तो तुरंत तोड़कर डाल देते थे। तेज पत्ते से उनके द्वारा बनाए गए खाने के व्यंजन में स्वाद आ जाता था। यहाँ के वृक्षों की विशेषता थी कि वृक्ष घने कम होते थे, वृक्ष चौड़े कम होते थे, लेकिन सभी वृक्ष खूब ऊंचे होते थे। वृक्षों की ऊंचाई का जमीन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ कुछ संबंध प्रतीत होता था। जहां पर गुरुत्वाकर्षण अधिक, वहां के वृक्ष घने पर कम ऊंचाई वाले, और जहां पर गुरुत्वाकर्षण अधिक नहीं, वहां पर वृक्ष कम घने लेकिन उनकी ऊंचाई बहुत होती थी। या तो यहाँ की मिट्टी में झाड़ों की, वृक्षों की जड़ें अधिक गहरी नहीं जाती थीं, या फिर मिट्टी में पकड़ नहीं थी। बरसात के पानी में जड़ के ऊपर की मिट्टी बह जाती थी, और जब ऊपर की मिट्टी बह जाती थी तो जमीन की पकड़ उस वृक्ष पर कम हो जाती थी और वह वृक्ष गिर जाता था। इस प्रकार जब जड़ गहरी नहीं है, पकड़ अच्छी नहीं है, इसलिए भी वृक्ष ऊपर की ओर अधिक विकसित होता था। दूसरा यह था कि लताएं बहुत मात्रा में थीं। बिना लता का शायद ही कोई झाड़ या वृक्ष होता था। प्रत्येक वृक्ष पर लताएं बड़ी मात्रा में रहती थीं, पर फूल एक दो प्रकार की लताओं पर ही थे। प्रायः लताएं केवल पत्तों वाली ही थीं, पर बड़ी घनी थीं, और प्रायः सभी वृक्ष लताओं से आच्छादित ही होते थे। इतनी शांति थी कि एकाध सूखे पत्ते पर भी पैर पड़े तो जोर से उसकी आवाज होती थी। पहाड़ियों पर कई जगह से पानी निकल रहा था, जो छोटे झरनों का निर्माण कर रहा था। पानी की कोई समस्या नहीं थी, जगह जगह पानी होता था। फिर एक जगह मुझे जंगली केलों के वृक्षों का समूह दिखा। वहां पर रुककर उस केले के वृक्ष को नमस्कार किया और प्रार्थना की, हे वृक्षराज, मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं आपसे 2 केलों की भिक्षा मांग रहा हूं। कृपया मुझे 2 केले देने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना कर फिर 2 केले तोड़े। यह मुझे गुरुदेव ने ही सिखाया था। प्रत्येक झाड़ बड़ी कठिनाई से विकसित होता है, तो उस विकसित झाड़ के फल के ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं होता, और जंगल में यह किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, और न ही इसकी कोई देखरेख करता है, यानी इसका कोई रखवाला नहीं होता है। इसलिए हमें वृक्षों की अनुमति से ही फल खाने चाहिए। एक छोटा सा बीज कभी किसी तरीके से जमीन पर गिरता है तो वह नन्हा बीज प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। मुझे विकसित होने के लिए स्थान मिल गया और अपने जीवन को धन्य समझता है। और बीज भी गिरते ही जमीन में पड़े पड़े सपने देखना शुरू करता है। मैं भविष्य में बड़ा विकसित होऊंगा, मैं भी एक बड़ा वृक्ष बनूंगा। ऐसे विचार उसे केवल जमीन मिल जाने पर ही आना शुरू हो जाते हैं। इन भविष्य के सपनों पर आघात तब होता है जब आंधी से कुछ छोटे छोटे पत्थर उसके ऊपर आकर गिरते हैं, जो पहाड़ से लुढ़क कर अकस्मात गिरे हैं। बीज को इन पत्थरों की कोई कल्पना नहीं होती है। बीज के भविष्य के सपनों में पत्थर कभी नहीं होते हैं, न उसने पत्थर की कभी कल्पना की होती है। इन अचानक आए हुए पत्थरों से पहले तो बीज घबराता है, डरता है। उसे अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगता है। वह बीज तो छोटा सा होता है और उसके ऊपर गिरे हुए पत्थर तो बड़े बड़े होते हैं। उन पत्थरों के बोझ से बीज तो दब ही जाता है और सोचता है कि अब यह क्या हो गया। ऐसा भी जीवन में कभी बुरा हो सकता है, ये सोचा भी नहीं था। अब क्या किया जाए? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और जीवन में निराशा छा जाती है, और वह सोचता है, बस अब मेरे जीवन का शायद यही अंत है। अब जीवन बस खत्म हो गया। मैं कितने छोटे आकार का, ये पत्थर कितने बड़े बड़े, अब इनको हटाना चाहूं तो हटाऊं कैसे? ये कभी मुझसे हट ही नहीं सकते। कितने भारी पत्थर हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा था? ये मेरे ही ऊपर क्यों गिरे? मैं कितना छोटा, ये कितने बड़े। उन्हें शर्म भी नहीं आई इतने छोटे से बीज पर गिरते हुए। बेशर्म कहीं के, मेरे ऊपर गिरकर हंस रहे हैं, मुझे दबाकर खुश हो रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं कि बड़ा वृक्ष होने वाला था ना, ले अब वृक्ष बनकर दिखा। बड़ा चला था वृक्ष बनने, अपने आकार को तो देख पहले। बीज बेचारा छोटा सा होता है, उन बड़े बड़े पत्थरों की सब बातें सुनता है। पत्थर उसे खूब चिढ़ाते हैं। वह कर भी क्या सकता है? एक तो वह अकेला छोटा सा बीज, और ये पत्थर बड़े बड़े और इतनी बड़ी संख्या के साथ। अब किया ही क्या जा सकता है? यही मेरी नियति है और यही मेरा अंत है।
ये सोचकर बीज बेचारा चुपचाप पड़ा रहता है। क्या किया जाए? कोई मार्ग नहीं दिखता है। अब शायद जीवन में मैं कभी वृक्ष नहीं बन पाऊंगा। वह छोटा बीज ऐसा सोचता है। फिर थोड़ी देर शांत रहने के बाद विचार आता है, ये आसपास के इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं, इनके भी जीवन में समस्या आई होगी। ये भी तो कभी छोटे बीज रहे होंगे, तो इनके ऊपर भी पत्थर गिरे होंगे। तो फिर ये कैसे जीवित रहे हैं? चलो, इनका तो मार्गदर्शन लिया जा सकता है। अचानक बीज की दृष्टि अपने पास में शान से झूल रहे एक बड़े वृक्ष पर जाती है। एक बड़ा भारी वृक्ष था। वह आकार से इतना बड़ा था कि ये पड़े हुए पत्थर उसके सामने कुछ भी नहीं थे। बीज ने निर्णय लिया कि यह आदर्श वृक्ष है। चलो, इस वृक्ष को ही गुरु बनाया जाए। इसी से पूछा जाए कि तू इतना कैसे विकसित हुआ, और तेरे जीवन में जब तू बीज था तो तेरे ऊपर भी पत्थर गिरे होंगे, तब तूने क्या किया? लेकिन अब समस्या यह थी कि बीज छोटा सा, नन्हा सा, और यह वृक्ष तो आकाश को छू रहा था। अब इतने बड़े वृक्ष से बात कैसे की जाए? इस बड़े वृक्ष से संवाद कैसे स्थापित किया जाए? बीज ने सोचा, इस वृक्ष तक अपनी बात तो कभी पहुंच ही नहीं सकती। वह इतना बड़ा है, मैं इतना छोटा, मेरी बात तो उससे कभी होगी ही नहीं। अब क्या किया जाए? बीज ने सोचा, मैं छोटा आकार से हूं, यह बड़ा आकार से है। हम दोनों में आकार का बड़ा अंतर है। आकार के स्तर पर तो बात कभी हो नहीं सकती, इसलिए आकार के स्तर पर बात न की जाए। पहले यह सोचा जाए कि मैंने इससे मार्गदर्शन लेने का निर्णय क्यों लिया। इसलिए यह निर्णय लिया था कि मैं एक बीज हूं और यह एक बीज था। हम दोनों में एक ही समानता है, हम दोनों के बीच एक ही संबंध है, वह है हम दोनों बीज हैं। तो अब वृक्ष के बीज तत्व से ही संपर्क किया जाए और उसे ही प्रार्थना की जाए कि बाबा, तू कैसे विकसित हो पाया? मैंने तो तुझे देखकर विकसित होने का विचार मात्र किया कि पत्थर आकर मेरे ऊपर गिर पड़े। फिर बीज ने उस वृक्ष के बीज से संपर्क किया। उस वृक्ष का बीज तो अभी भी जमीन में ही था। यह बीज उस बीज तक आसानी से पहुंच सकता था क्योंकि दोनों ही जमीन में थे। वह वृक्ष कितना भी बड़ा हो गया हो, लेकिन यह बीज जमीन में ही था। हाँ, उसका बीज वृक्ष की जड़ों में बदल गया था। इसीलिए जैसे ही नन्हे बीज ने पड़ोस के वृक्ष के बीज से प्रार्थना की तो नन्हे बीज से मिलने पड़ोसी बड़े वृक्ष का बीज जमीन के अंदर से जड़ के रूप में आया। फिर इस नन्हे बीज ने उस बड़े वृक्ष के बीज से प्रार्थना की, मैं भी आप जैसा वृक्ष बनना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरे ऊपर ये बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। पड़ोसी वृक्ष के बीज ने जड़ के रूप में आकर संदेश दिया और कहा, तेरे में और मेरे में एक ही अंतर है। तू अपने आप को बीज कह रहा है, यह मैं बीज है। इस मैं के अहंकार को समाप्त कर दे। मैंने मेरा समर्पण परमात्मा को पूर्ण कर दिया, तो बीज होने का मैं का अहंकार पूर्ण समाप्त हो गया और मैं बीज नहीं रहा और वृक्ष हो गया। तू भी बीज होने का अपना अहंकार समाप्त कर दे तो तू भी वृक्ष हो जाएगा। फिर नन्हे बीज ने पूछा, ठीक है, मैं भी परमात्मा को समर्पण कर देता हूं, पर इन पत्थरों का क्या करें? यही तो मेरे जीवन की समस्या है। बड़े वृक्ष ने उसे बताया, यह पत्थरों की समस्या छोटे बीज की है। तू वृक्ष बन जा, यह समस्या ही नहीं रहेगी। देख, मैं कितना बड़ा वृक्ष हूं और ये पत्थर तो मेरे सामने कितने छोटे हैं। नन्हे बीज ने कहा, लेकिन मैं तो इतना छोटा हूं, ये पत्थर कितने बड़े बड़े, मैं इन्हें हटाऊंगा कैसे? बड़े वृक्ष की जड़ ने कहा, तू अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा को कर दे। अपना बीज का अहंकार छोड़ दे। बीज का अहंकार तुझे छोटे होने का एहसास करा रहा है। वह अहंकार जैसे ही छोड़ोगे, आगे का मार्ग स्वयं ही खुला हो जाएगा। उस बड़े वृक्ष की बात उस नन्हे बीज ने मान ली और अपना बीज होने का मैं का अहंकार छोड़ दिया, और एक घटना घटित हुई। बीज नष्ट हो गया और उसमें से एक अंकुर का जन्म हुआ, जो अंकुर परमात्मा में लीन था। इसलिए वह परमात्मा की ओर चल पड़ा। उसकी राह में भी पत्थर आए, लेकिन उस अंकुर का पूरा ध्यान परमात्मा पर था। उसका ध्यान रास्ते के पत्थरों पर नहीं था, तो उस अंकुर ने पत्थरों पर ध्यान नहीं दिया और पड़ोस से रास्ता बनाया और धीरे धीरे विकसित होता चला गया और एक दिन बड़ा वृक्ष बन गया। और रास्ते में पड़े पत्थर वैसे के वैसे ही थे। यह सब जब निसर्ग में देखा तो लगा कि बीज को ही गुरु मान लेना चाहिए। मुझे बीज में ही गुरुदेव के दर्शन हुए।
मानो गुरुदेव बीज के रूप में मेरा मार्गदर्शन कर रहे हों।